आइए नाजरीन, अब हम एसएस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मोरबा के प्रिंसिपल खान खालिद सर से मुलाकात करते हैं और इस स्कूल की खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये रायगढ़ ज़िले की बहुत ही पुरानी स्कूल है। 1951 में ये स्कूल का इफ्तिताह हुआ था। अब और हमने 2022 और 23 के दरमियान में सेमी इंग्लिश की हमारी पहली बैच इस साल हमारी स्कूल से निकली है। उर्दू मीडियम और सेमी इंग्लिश की हमारी पहली बैच है, जिसके अंदर हमारे बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। मैं हमेशा इस बात का तरफदार रहा हूँ कि बच्चों की जो एजुकेशन है वो उनकी मादरी ज़बान में होना चाहिए, क्योंकि मादरी ज़बान के अंदर बच्चों के जो कंसेप्ट है वो हमेशा क्लियर होते हैं। और यही रिज़ल्ट देखने के बाद मेरा ये यकीन पूरी तरह से सही साबित हुआ है कि बच्चों की कामयाबी उनकी मादरी ज़बान में जिस तरह हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमारी स्कूल की जो तालिबा सफ़ा यूनुस मुल्ला है, उसने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। और उसकी कामयाबी देखने के बाद मैंने उसके उस चौथी पाँचवीं का रिज़ल्ट भी देखा हूँ, और चौथी पाँचवीं का रिज़ल्ट देखने के बाद बाकी कंपेयर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उसने जब इस स्कूल के अंदर दाखिला लिया, उस दाखिला लेने के बाद उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उसको कंसेप्ट समझने की वजह से उसने सब्जेक्ट के अंदर उसकी पकड़ आई है, सब्जेक्ट उसके मजबूत हुए हैं, जिसकी वजह से उसके परसेंटेज में भी इजाफा हुआ है। और वो परसेंटेज का इजाफा साफ तौर पर उसके रिज़ल्ट में हमको दिखाई देता है। दूसरा, मेरा बच्चा खुद 5वीं क्लास से सेमी इंग्लिश के अंदर इस स्कूल के अंदर दाखिला लिया था। उसका तो मैंने रोज़ बरोज़ जो उसके अंदर तब्दीली हुई है वो मैंने देखा हूँ। और मैंने देखा हूँ कि जो बच्चा पहले पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, इस स्कूल में आने के बाद उसने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, बेटा तू पहले पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, अभी क्यों ध्यान देने लगा? अभी तो पढ़ाई के अंदर अच्छा होने लगा है, तेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा है। तो उसने कहा, पापा मुझे यहाँ पर जो उर्दू में समझाया जाता है उसकी वजह से मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ है। और यही इंटरेस्ट का नतीजा था, जो बच्चा लोअर में भी नहीं था वो तकरीबन टॉपर के नज़दीक पहुंचा। भले ही वो टॉप पोजीशन उसने हासिल नहीं किया है, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह 84% मार्क्स हासिल किए हैं और तकरीबन टॉपर की रेंज में वो पहुंच चुका था। और इसका मैं पूरा श्रेय जो है अपने स्कूल के टीचरों को देता हूं, जिन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम किया। और इस में ना सिर्फ मेरे बच्चे को बल्कि हमारे स्कूल के तमाम बच्चों के लिए उन्होंने मेहनत की है। इसी वजह से हमारे स्कूल में 3 बच्चे 90 के आसपास में हैं। तो उसके अलावा डिस्टिंक्शन के अंदर तकरीबन हमारे 23 बच्चों ने डिस्टिंक्शन में मार्क्स हासिल किया है, जो कि एक काबिले 27 बात है। और इसके लिए मैं तमाम टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की सेमी इंग्लिश के अंदर हमारे टीचर भी मेहनत करेंगे, हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे और हमारी स्कूल का नाम दिन ब दिन रोशन करेंगे और भी ज़्यादा उसको तरक्की देने की कोशिश करेंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चों के कामयाबी हासिल करें, हमारे टीचरों की मेहनत को उसका सिला मिले और उनकी दुनिया व आखिरत में उनको उसका सिला मिले। अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और हम सब लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सर, एक मुख्तसर सा सवाल, ये बताइए कि अपने यहाँ पे लगभग 1000 से ज़ायद बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो ये आसपास के कौन कौन से गांव से यहाँ पे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 1068 स्टूडेंट हमारे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के तलबा और तालिबात शामिल है। और ये जो तादाद है
आसपास की स्कूलों की कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी तादाद है और इसके अंदर हमारे स्कूल के जो टीचरों की मेहनत है उसका ये नतीजा है। और साथ ही साथ हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे लॉन टेनिस का ग्राउंड है। उसके साथ में यहाँ पर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए सेमी इंग्लिश है, इसीलिए बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो है वो हमारे यहाँ उर्दू मीडियम के अंदर दाखिला ले रहे हैं। और हमारे अभी टॉपर में जो 3 टॉपर थे उनमें से 2 टॉपर जो है वो इंग्लिश मीडियम से आकर ही सेमी इंग्लिश के अंदर उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है। और उनकी मेहनत और टीचरों की मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे स्कूल के अंदर आसपास में दहीवली कोट, साई, माजरोना, निज़ामपुर, लोनशी, जूना मानगांव, नानोरे और मोरबा के बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस इदारे से फैज़याब हो रहे हैं और उनके अंदर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमारे जब बच्चा मादरी ज़बान में तालीम हासिल करता है तो वो कभी इस बात का शिकार नहीं होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मादरी ज़बान में बच्चे को आसानी से समझ में आता है। और अगर बच्चा थोड़ा भी ध्यान देता है तो वो उसके अंदर कामयाबी हासिल करता है और कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होने पाता। जी, नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर क्या नज़्म है? डिसिप्लिन के लिए हमारे यहाँ पे तकरीबन 16 सीसीटीवी कैमरे हैं। इस कैमरे की मदद से बच्चों के ऊपर उसका काफ़ी अच्छा असर रहता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डिसिप्लिन रहते हैं। और हमारे यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वो हम डिसिप्लिन के ताल्लुक से हमेशा मोहतात रहते हैं और उनके ऊपर हमेशा नज़र रखती है। बच्चों की ऊपर हमारी निगरानी रहती है और हम पर्सनली बच्चों को उसके बारे में ताकीद करते रहते हैं। जी सर, पिछले साल जो स्कूल को कामयाबी मिली पूरे ज़िले के साथ साथ पूरी रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल का नाम रहा और उर्दू मीडियम में ये काफ़ी बड़ी स्कूल है रायगढ़ ज़िले के अंदर। तो पिछले साल की कामयाबी के बारे में मुख्तसर सी मालूमात बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का जो पीरियड गुजरा है उस पीरियड के अंदर बच्चों ने पढ़ना लिखना तो भूल चुके थे, लेकिन जब हमने बच्चों को यहाँ पर स्कूल शुरू हुई तो हमने ये देखा कि बच्चे सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं भूल चुके हैं बल्कि खेलना कूदना भी भूल चुके थे। और हमको उनको खेल की ट्रैक के ऊपर मैदान के ऊपर लाने के अंदर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन उन मशक्क़त का हमको कामयाबी मिली और बच्चों ने ना सिर्फ एकेडमिक में कामयाबी हासिल की बल्कि को कैरिकुलर एक्टिविटी के अंदर भी और स्पोर्ट्स के अंदर भी उन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की। ज़िला लेवल तक रियासत और डिवीज़न लेवल तक के बच्चों ने यहाँ पे स्पोर्ट्स के को 12वीं के अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स भी उसके लिए दिए गए हैं, जिन्होंने डिवीज़न लेवल तक के कामयाबी हासिल की है। और उसी तरह से कोकन टैलेंट फोरम के भी यहाँ पर हमारे बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की। उसी तरह औरंगाबाद के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था रियासती सतह के ऊपर, वहाँ पर भी हमारे बच्चों ने कामयाबी हासिल की। उसी तरह गणित सम्मेलन के अंदर उन्होंने नुमाया 2 बच्चियों ने बहुत ही नुमाया कामयाबी हासिल की थी और ज़िले के अंदर पहला मुकाम हासिल किया। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से मुतल्लिक जैसे 5वीं और 8वीं है तो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के अंदर भी बच्चों ने कामयाबी हासिल की। साइंस एग्जीबिशन के अंदर हमारे स्कूल के जैसे ज़िले लेवल पर रियासती लेवल पर नंबरात हासिल किए। पिछले साल जो है साइंस एग्जीबिशन ऑनलाइन हुआ था, उसके अंदर हमारे बच्चों ने अच्छी कामयाबी हासिल किए थे और उनके मॉडल और टीचर्स के भी मॉडल जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल किए थे। और इसके लिए मैं उन टीचर्स को और उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी उसी तरह से बच्चे मेहनत करेंगे और अगर साइंस एग्जीबिशन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो तो उसमें अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, ये है हमारे बायो टीचर
प्रोफेसर मुश्ताक सर। आइए अब हम इनसे जानते हैं इस लैब के बारे में। जी, बताइए। ये जो आपको बायोलॉजी का जो लैब नज़र आ रहा है, यहाँ पर 11 और 12 साइंस के बायोलॉजी के प्रैक्टिकल होते हैं। और ये लैब के अंदर तकरीबन एक वक्त में 60 से 70 बच्चे इत्मीनान के साथ बैठ सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जी। ये जो आपको सामने चार्ट नज़र आ रहा है, ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है, किसी भी विक्टिम का पता लगाने के लिए हम जो करते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, दौरान खून का निज़ाम जो हमारा है, उसका ये चार्ट है, बच्चों ने तैयार किया है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है, क्लोनिंग किस तरह की जाती है, जीन की क्लोनिंग किस तरह की जाती है। आज आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें जीन की क्लोनिंग किस तरह की जाती है, उसका यहाँ पर लेआउट दिया हुआ है, पाथवे दिया हुआ है, इसे भी बच्चों ने तैयार किया है। और ये सीड के अंदर, बीज के अंदर का जो हिस्सा है, ओव्यूल, उसका डायग्राम है और उसके पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है, किस तरह जो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हाँ, ये कवर्ड में जो आपको नज़र आ रहे हैं माइक्रोस्कोप से, इसे जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और उसको हैंडल करने का तरीका जो इस तरह, उल्टा हाथ जो नीचे रखकर सीधा ये यहाँ पर रखते, इस तरह से उठाया जाता है। और कोई भी जो खुर्दबीनी चीज़ है जो हमारी आंखों से नज़र नहीं आती, उसको देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और बाकायदा इसका ये लेवल में एक प्रैक्टिकल है, बच्चों को माइक्रोस्कोप किस तरह ऑपरेट किया जाता है, किस तरह देखा जाता है, स्लाइड किस तरह प्रिपेयर की जाती है, किस तरह उसको ऑब्जर्व किया जाता है, पूरा तरीका जो है बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि उनको हायर स्टडीज़ के अंदर कोई डिफ़िकल्टी ना आए। ये आपको जो रैक में नज़र आ रहा है, ये ह्यूमन स्केलेटन। पहले ये जो है ओरिजिनल हुआ करता था, लेकिन बाद में अब इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस या और दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसका 11 साइंस के अंदर एक लेसन है, इंसानी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बोन्स है, किस तरह उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस तरह उसकी तकसीम हुई है। एक एक बोन की स्टडी जो है बच्चों को कराई जाती है, ताकि जो है वो आगे हायर स्टडीज़ में नीट एग्ज़ाम और दीगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में उनको आसान। ये एक छोटा माइक्रोस्कोप है, इसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। अच्छा, बाकी ये सब केमिकल्स है जो, हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। थोड़ी देर पहले हमने जो देखा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जी। ये जो हम देख रहे हैं डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉकरोच की स्टडी कर रहे हैं, तो कॉकरोच के जो माउथ पार्ट्स है, उसका लेग्स है, उसके माउथ पार्ट्स है, उसको इसके अंदर वाज़ेह तौर से ऑब्जर्व करने के लिए डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे केमिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लिटमस ब्लू, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ये शुगर टेस्ट करने के लिए जी, शुगर टेस्ट है, प्रोटीन टेस्ट है, एल्ब्यूमिन टेस्ट है, फैट टेस्ट है, उसको परफॉर्म करने के लिए बाकायदा यहाँ पर यूरिन के अंदर शुगर है कि नहीं, ये ब्लड के अंदर शुगर है कि नहीं, इसका बाकायदा टेस्ट कराया जाता है 11 और 12 के प्रैक्टिकल में, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल पैथोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं उसका अंदाज़ा हो सके। ये जो आपको कवर्ड के अंदर ये जो बॉटल्स नज़र आ रहे हैं, ये प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन है। ये मेरे हाथ में जो प्लांट का स्पेसिमेन है, ये फर्न प्लांट, जिम्नोस्पर्म फर्न प्लांट का स्पेसिमेन है। तो यहाँ पर इसका कलेक्शन किया गया प्लांट्स का भी और एनिमल का। इसका मकसद ये है कि लैब के अंदर बैठकर हम हमारे एरियाज़ के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, कितने टाइप के एनिमल होते हैं, हम वहाँ हर जगह तो जा नहीं सकते। तो यहाँ पर उसको जो है उसका कलेक्शन किया गया और यहीं पर जो है बच्चों को ये स्पेसिमेन फॉर्म में बताया जाता है। इसके अंदर जो केमिकल है वो 70% फॉर्मेलिन केमिकल में इसको प्रिजर्व किया जाता है, जिसकी वजह से कई सालों तक इसको हम महफूज रख सकते हैं। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूँ, उनका नाम इसमें ग्रामी है SN खंडारे सर, जो हमारे बायो लैब के होल एंड सोल वन मैन शो है। और इस बायोलॉजी लैब के अंदर जो निखार आप देख रहे हैं, जो सजावट आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इनकी बदौलत है।
सुबह वक्त पर ही आकर अपना साफ सफाई में लग जाते हैं और प्रैक्टिकल से पहले तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं। मुझे आज तक इनको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत पेश नहीं है। ये अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं और ये पूरा जो लैब को मैनेज किया है ये इन्होंने किया है। जी अच्छा सर, आपके हाथ में क्या है? ये फिश है, कटला फिश। अच्छा, हर प्रकार के फिश है अपने पास, कटला है, भंगड़ा है, रोहू है। जिससे बच्चे देखकर आसानी से सीख जाते हैं। हाँ, चलिए, ये थे हमारे संजय सर। आइए और हम कुछ यहाँ पे लैब के बारे में जानते हैं। ये एनिमल के स्पेसिमेन है, जैसे प्रॉन है, कटला फिश है, अर्थवॉर्म है, रैट है। तो बच्चों को जो है एनिमल किंगडम के बारे में बताया जाता है, किस किस टाइप के एनिमल होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। इस मकसद से ये प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन की ये रेस्पिरेटरी सिस्टम डीएनए मॉडल और आरएनए मॉडल है। एक हाँ किडनी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जी, यूरिन बनने का अमल किस तरह होता है, पेशाब बनने का अमल किस तरह हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये उसका एक टीचिंग एड है। ये जो आपको मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, ईयर है, ऐसे मॉडल्स है बच्चों को बताए जाते हैं और उसके फंक्शन। ये देखिए नाजरीन, बहुत ही काफ़ी बड़ी लैब है ये। आसानी के साथ बच्चे यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही केमिस्ट्री की अलग लैब है और फिजिक्स की अलग लैब है। आइए उसके बारे में जानते हैं। देखो नाजरीन, अब हम यहाँ पर केमिस्ट्री लैब में आए हुए हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये बच्चों ने सजाए हैं। आइए जानते हैं हम आलिया मैडम से, जो खुसूसी तौर पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। यहाँ पे सब सारे टेबल रिएजेंट्स रखे गए हैं। हमारे लैब में हर तरह के केमिकल्स अवेलेबल है जो बच्चों को लगने वाले रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हमारे बैच वाइज प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं। ग्रुप में बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद बच्चे खुद इंडिविजुअली प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से उनके रिजल्ट्स आते हैं, उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये सारे जो डेकोरेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमारे बच्चों ने किए हुए हैं। उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्होंने लैब सेफ्टी के रिलेटेड सब ये पोस्टर्स लगाए हैं। ये कुछ फ्लेम टेस्ट के पोस्टर है आपके सामने। ये हमारे पास इतने सारे केमिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सब केमिकल्स है यहाँ पे। आइए अब हम इन केमिकल्स के नाम के बारे में जानते हैं अभिजीत सर से। ये बेंजोइक एसिड है और उसके बाद ये अमोनियम एसिड है, ओके, अमोनियम फेरिक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। हर तरह के यहाँ पर केमिकल अवेलेबल है, जिसकी वजह से बच्चे आसानी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं और उनको काफ़ी नॉलेज मिलती है। एनिलीन एसिडिक यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इंडेक्स भी बनाई गई है। इस इंडेक्स के जरिए यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पर कौन कौन से केमिकल यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए ये इंडेक्स है यहाँ पर और ये यहाँ पर केमिकल्स है। ये यहाँ पे सारे अपैरेटस रखे गए हैं। काफ़ी बड़ी लैब है ये। जिस तरह से हमने बायोलॉजी की लैब देखे थे, बिल्कुल इसी तरह से ये फिजिक्स की लैब और ये केमिस्ट्री की लैब भी है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे बच्चे किस तरह से प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सो कौन सा प्रैक्टिकल आप कर रहे We हैं? are performing titration. ओके, सो फॉर टाइट्रेशन व्हाट वी आर डूइंग फर्स्ट? First, we will make the standard solution of oxalic acid. For that, we will dilute oxalic acid in 20 ml of water. Okay, further what you are going to do? Then we will titrate the camphor in the burette, and then we will further titrate it. Do you require indicator in this titration? No. Why? Because it is itself an indicator. Okay, very good. Dear students,
we are going to study logic gates. What is the aim of this experiment? Verify truth table. Now first gate is AND gate. Now let us make the connections. First gate AND gate. This input to AND gate. Let us take output. Now what is the input is 0 0. 0 means off. 1 means on. Now give input 0 0. Yes. 0 0. What is output? 0. Yes, it's verified. Now take the input 0 1. 0 1. What is output? 0. That's verified. Because we are going to find AND gate truth table. Next 1 0. 1 0 output 0. And last one 1 1. Output is 1. Verified. Now go to next table. Next logic gate OR gate. Make the connections. No, make the connections. First of all, make the connections. Yes. Now second table. What is input? 0 0. What is output? 0. Yes, very good. Next 0 1. Output is 1. Very good. Next output is 1. Next 1 1. Output is again 1. Small gate. This gate is first gate and gate. Next gate or gate. Now third gate not gate. Make it single. Remove that wire. Next extra wire. During the operation. Input 0. 0 is there. Output is 1. Now input 1. Output 0. Inverter is there, not there. Inverter. Complement. 0 complement is 1. 1 complement is 0. Next gate is NAND gate. Take the connections. Use. One. Speak loudly. Yes. Which gate? This input. 0 0. What is output? 1. Yes. Next. 0 0. Output? 1. Yes. Light is on. Bulb is on means 1 input. Output 1. Output 0. Yes. Thank you. चलिए जानते यहाँ के हम स्टूडेंट्स हैं कि ये यहाँ पे कौन कौन सा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। अच्छा बेटा, आप क्या कर रहे हैं? कौन सी क्लास है आपकी? 7th। अच्छा, यहाँ पे कंप्यूटर में आपका जो क्लास होता है, इस क्लास में आपको क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर 5th क्लास से 12th IT यानी कंप्यूटर क्लास पढ़ा रहे हैं। इसमें नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, वेब डिज़ाइनिंग में HTML, HTML5, जावास्क्रिप्ट, PHP प्रोग्राम पढ़ाया जाता है। आप बताओ। यहाँ पर 5th क्लास से 12th IT यानी कंप्यूटर क्लासेस पढ़ा रहे हैं। इसमें नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, वेब डिज़ाइनिंग में HTML, HTML5, जावास्क्रिप्ट, PHP प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे। बॉयज इधर देखो, माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन। ये देखिए ये बच्चे ने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पेंट किया है, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है। क्या नाम आपका? इफाज। स्टैंडर्ड 7 के बच्चे ने यहाँ पे देखिए काफ़ी खूबसूरत घर बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, अब हम मुलाकात करते हैं
एसएस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मोरबा के फ़ाल मुअल्लिम और कई सारे अवार्ड के मालिक मोहतरम चांद सर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसएस हाई स्कूल मोरबा ये हमारे खित्ते कोकन का एक नामवर अदारा है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये वो स्कूल है जहाँ से कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियन आज जो है इस फील्ड में आज जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने इसी स्कूल से तालीम हासिल की। और ये इतना पुराना स्कूल है, 1954 का ये स्कूल है जिसकी बुनियाद जो है वो साउथ अफ्रीका के हमारे मोरबा के जो मुकीम साउथ अफ्रीका में मुकीम इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। आज इसको सेचा है हमारे मोरबा वालों ने। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे कि ये आज जो मैनेजमेंट इस स्कूल को चला रहा है ये बहुत मेहनत कर रहा है और इनकी खिदमत इतनी ज़्यादा खिदमत है कि जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। आज जो ये अदारा फल फूल रहा है ये मैनेजमेंट की और स्टाफ की बहुत ताकत है। आज बहुत यानी उनकी मेहनत है। आज हमारे यहाँ पर इस स्कूल में मुख्तलिफ ताल्लुकों से भी लोग आते हैं, आसपास के गांव के तो बच्चे आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन श्रीवर्धन है, पांगलोली है, मसला है, महाड़ है, गोरेगांव है, आसपास के बच्चे भी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में जो क्वालिटी जो नज़र आ रही है लोगों को, जो हमारा रिजल्ट बोलता है उसको देखते हुए हमारे स्कूल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा का, हमारे स्टाफ का, हमारे हेडमास्टर का रायगढ़ में एक बेहतरीन नाम है हमारे रिजल्ट की वजह से जी। और हमारा यहाँ का स्टाफ जो है वो बेहतरीन और माहिर और तजुर्बाकार स्टाफ है जिसकी वजह से बच्चों को बेइंतहा फ़ायदा होता है और बच्चों को काफ़ी जो बच्चों का एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ये ऐसा अदारा है रायगढ़ में जो उर्दू मीडियम का अदारा है। आज सेमी इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ चल रहा है और सेमी इंग्लिश मीडियम का पहला बैच भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है इसने रिजल्ट लाया जिसका हाईएस्ट जो है 94% का था। और हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारा ये स्कूल जो है वो यूनिटी यानी कौमी इत्तेहाद का एक बेहतरीन नमूना है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय एकात्मता। कौमी इत्तेहाद के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब हर समाज के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हमारा ये उर्दू मीडियम है, मराठी मीडियम है और उसके साथ साथ जो है वो साइंस की फैकल्टी हमारे वहाँ पर है और इस साल से हमने कॉमर्स भी शुरू किया है। लिहाजा मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि अपने बच्चों को इस अदारे में तालीम दिलाइए और उनको तालीम की ज़रूरत से आरास्ता और पैरास्ता कराइए जी। ओके, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए जानते हैं आज हम एसएस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मोरबा के टॉपर से और मुलाकात करते हैं इनसे और इन्होंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया, किस तरह से इनका ये सफ़र रहा, इसके बारे में हम मुख्तसर तौर पर मालूमात हासिल करते हैं। और इस्तिकबाल है आपका और आपने जो नुमाया कामयाबी हासिल की है, अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल की है, 94.20% इनको मिले हैं स्टैंडर्ड 10। कितने परसेंट आपके? 89.80। तो ये जो आपने कामयाबी हासिल की है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? माशाल्लाह आपने नुमाया कामयाबी हासिल की, आपको बहुत बहुत मुबारक। तो आपको किस तरह से महसूस हो रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। स्कूल से घर से हमें मोटिवेट किए और इसी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, नुमाया कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफा आप बताइए, आपने इस स्कूल के अंदर कौन सी क्लास में दाखिला हासिल किया था? 5वीं जमात। और आपने? 7वीं जमात। तो इससे पहले आप कौन से स्कूल में थे? इंग्लिश। आप दोनों इंग्लिश स्कूल से यहाँ पे आए थे। तो देखिए नाजरीन, यहाँ पे जो ये बच्चे आए ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमारे एसएस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मोरबा सेमी इंग्लिश में दाखिला लिए थे और वाकई काबिल तारीफ की बात है कि इन्होंने इस स्कूल में आने के बाद यहाँ पे टॉप पोजीशन भी हासिल की है।
आप बताइए कि यहाँ के असातिज़ा ने किस तरह से आपको गाइडेंस किया, किस तरह से आपकी रहबरी की? मैं जब 5th में आई थी तो मेरा उर्दू था बेसिक पर क्लियर, पर इतना नहीं था ग्रामर वगैरह के लिए। तो खासकर मेरे को उर्दू में बहुत यहाँ पे सपोर्ट किए, ग्रामर में खासकर, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो उसको इंग्लिश में बता के फिर वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए। मैथ्स सेमी इंग्लिश होने की वजह से वो एक एडवांटेज था। उसके बाद 6th में साइंस वो और डबल एडवांटेज, इसलिए मुझे लगता है ये कामयाबी में मेरे वो एक बहुत अहम। तो आप बताइए यहाँ पे आने के बाद फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस बात को किस तरह से आप सोचते हैं? बहुत फायदा हुआ हमारे। अगर उस स्कूल में रहते तो हम इतना नहीं होता कि हम टॉप करते, ये रहते हम बहुत फायदा हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अच्छी तरह से रहबरी की गई है, जिसकी वजह से आप दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से फायदा हासिल हुआ। तो आप अपने छोटे भाई बहन या आने वाले जो स्टूडेंट्स है, इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं इस स्कूल के बारे में? सर मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि उर्दू मीडियम में यानी अपनी मादरी ज़बान, क्योंकि जैसे दिन ब दिन इंग्लिश का रुझान बढ़ता है लेकिन हमारी मादरी ज़बान का रुझान कम होते जा रहा है। लेकिन हमें हमारी मादरी ज़बान में जैसे हमको रिस्पॉन्स देने में, डाउट पूछने में, कुछ भी करने में हमको ज़्यादा फ्री हम महसूस करते हैं। उसी मुकाबिल हम इंग्लिश में उतना अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। उसी के तो साथ हम लोग का ग्रामर वगैरह हम मतलब इन शॉर्ट की हमारे मादरी ज़बान में ही तालीम हासिल करते हैं। जो बात आपको समझ में नहीं आती है वो आप आपके मादरी ज़बान में आसानी के साथ खुलकर बातचीत करते थे, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेप्ट जो रहता था वो क्लियर हो जाता था, है ना? सोशल स्टडीज जो था, जैसे कि हम जानते हैं कि सेमी इंग्लिश के अंदर मैथ्स और साइंस ये इंग्लिश में ही होता है, और ऑलरेडी जो एक इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है वो इंग्लिश में, इस तरह से मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, मराठी, है ना? तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में भी रहते हैं। लेकिन जो सोशल स्टडीज जो था वो वहाँ पे इंग्लिश में था और यहाँ पे है वो उर्दू में था। तो इस तरह इसमें आपको किस तरह से समझ में आया? हमको टीचर्स ने बहुत फोकस करके हमें बहुत इंग्लिश में हमको बहुत टाइम लेके मतलब वो परफेक्ट लर्न करना पड़ता था। उसी के मुकाबले में उर्दू में हम खुद से आंसर लिख सकते थे सेंटेंस बना के, तो वो एक एडवांटेज था इससे। टीचर जो समझाते थे उसे माइंड में रख के हम कौन से भी आंसर लिख सकते थे, इसलिए फायदा। जैसे कि उर्दू जो एक मजमून था ये आपके लिए नया था, तो उर्दू के ताल्लुक से आपकी किस तरह से रहबरी की गई, किस तरह से गाइडेंस किया गया, किस तरह से बेसिक नॉलेज दिया गया? उर्दू में जैसे पर्सनल रिस्पॉन्स लिखने का, तो वो हमारी मादरी ज़बान होने की वजह से वो हम खुल के लिख सकते थे। उसके बाद ग्रामर में थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे टीचर्स ने थोड़ा ज़्यादा फोकस करके बताया, हमने ज़्यादा फोकस किए, तो उस वजह से ग्रामर अच्छा हुआ। और उसके बाद पर्सनल रिस्पॉन्स में भी अच्छा लिख सकते थे, वो एक एडवांटेज था। एक दो बार जो पढ़ के हो जाता था अच्छे से लिख पाते थे, इसलिए टीचर्स ने भी बहुत हमें फोकस करा है, इसलिए हो गया। जी, आगे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? 11th 12th सेल्स यहाँ सेम 11th 12th इसी स्कूल से करें। माशाल्लाह। तो इसी स्कूल को जो आपने कॉलेज को यहाँ पे जो चॉइस किए, इसके पीछे क्या रीज़न? यहाँ का स्टाफ एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से कराए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बाहर जाने से, और माहौल भी अच्छा है यहाँ का। तो देखिए नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पे बच्चों ने उनको बताया कि यहाँ का जो माहौल जो बहुत बेहतरीन है और यहाँ का स्टाफ जो है वाकई काबिल तारीफ है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एडमिशन लेना चाहते हैं 11-12 के अंदर, यानी एसएस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मोरबा के अंदर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक आप यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जैसे आप क्या बनना चाहते हैं? जैसे मेरी तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप डॉक्टर बने, नुमाया कामयाबी हासिल करें। आप क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह जैसे कुछ टीचर्स का सजेशन था कि बायो वगैरह अच्छा है, तो ज़्यादातर मेरा जो रुझान है वो मेडिकल की तरफ, तो स्पेशली आपकी ख्वाहिश थी तो इस पे। अच्छा शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको नुमाया कामयाबी मिले, अल्लाह कामयाब करे, आपके माँ बाप की दुआओं का साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताइए कि आप जो 10 के बाद क्या बनना चाहते हैं? 10 के बाद 11-12 ही करेंगे, लेकिन एक तो फार्मासिस्ट हम करेंगे, लेकिन हमारा प्लान ए है कि वो तो प्लान बी है फार्मासिस्ट का, प्लान ए है कि सब लोग एजुकेशन की फील्ड में ही आगे जाते हैं। हम एजुकेशन की फील्ड में
एक तो गए तो नहीं तो फिर सब स्पोर्ट के फील्ड में कोई नहीं जाता, तो हम चाहेंगे हम कुछ अलग करेंगे डिफरेंस। आप बताइए कि आपका जो पसंदीदा जो स्पोर्ट है वो कौन सा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो आप बैडमिंटन में करियर बनाना चाहते हैं। तो सफा बताइए, आपने इम्तिहान के लिए जो मनसूबबंदी किए थे, जो प्लानिंग किए थे, जो हमारे जो नए स्टूडेंट्स है, उसके बाद इस साल के जो बैच के स्टूडेंट्स है, ये जानना चाहते हैं आपसे कि किस तरह से आपने इस टारगेट को कंप्लीट किया, क्या प्लानिंग थी आपकी, रोजाना का क्या मामूल था, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए। फजर के आधा घंटा पहले उठ के सब फ्रेश वगैरह होके थोड़ा रिविजन करने की, उसके बाद नमाज के बाद वापस से थोड़ा पढ़ने बैठने, एक आध घंटा पढ़ने बैठने का। उसके बाद स्कूल से आने के बाद दोपहर को होमवर्क या फिर कभी आराम, और शाम को पूरा टाइम स्टडी के लिए। उसके बाद रात को 10, साढ़े 10 या 11, मैक्स टू मैक्स 12 तक स्टडीज़। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखिए और आप भी इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेंगी। अच्छा, आपकी प्लानिंग कैसी थी ये बताइए। हम तो स्कूल से जाने के बाद होमवर्क वगैरह कंप्लीट करने के, फ्रेश होने के बाद फिर शाम में ट्यूशन जाने की, वो 8 बजे तक होने की, और फिर घर आने के बाद फ्रेश होने के, खाना वगैरह होने के बाद रात को दोबारा पढ़ने बैठे थे 11:30 बजे। उतना ही हम बस करें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ की जो असातिज़ा है, यहाँ के जो टीचर्स है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? सर, असातिज़ा बहुत सपोर्टिव है, चाहे वो एकेडमिक में हो या को करिकुलर में हो, और जो कुछ भी कभी भी उनको डाउट पूछे तो वो सॉल्व करने के, चाहे वो एकेडमिक हो या को करिकुलर। उसके बाद उन्होंने करियर काउंसलिंग भी जैसे एक क्लासेस के दौरान करने के, उसके बाद हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए कि हम शानदार मार्क्स ला सके, वो सब उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमको बताए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद और भी हमको हमारे लाइफ से जुड़े कि हम आगे क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम अभी पेपर्स में क्या मिस्टेक करते हैं, और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए या किस चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब हमें। जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी जो स्कूल है ये डिजिटल है, यहाँ पे डिजिटल तरीके से भी टीच किया जाता है, तो यहाँ पे आपके कौन से जो लेसन थे किस तरह से होते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साइंस में खासकर साइंस सेकंड में हमको टीवी पे बताते थे, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते थे, एनिमेशन वगैरह के जरिए देख के। उसके बाद हम लोग को साइंस फर्स्ट के भी इधर साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स करा के, उससे हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हुआ, ताकि हमको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपकी स्कूल में जो कंप्यूटर लैब है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काफ़ी बड़ा लैब है, और जो वहाँ की टीचर थे रशीदा मैडम, को बहुत अच्छे से सिखाते थे, फोकस देके अगर कुछ नहीं आता था तो बहुत अच्छे से बताते थे, बारीक से बारीक चीज़ को हमको बताते थे। जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर यहाँ पे बेहतरीन लैब है, अलग अलग केमिस्ट्री की लैब अलग है, फिजिक्स की है, बायोलॉजी की लैब अलग है, और साथ ही यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी बहुत ज्यादा बड़ी है। उसके बाद लाइब्रेरी भी है। तो एक क्वेश्चन हम लाइब्रेरी के ऊपर भी इनसे पूछते हैं। तो सफा, हमको बताइए अपनी जो लाइब्रेरी है, इससे आपको किस तरह से फायदा हासिल हुआ? सर, बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि बाहर अगर हम खरीदे बुक्स तो वो ज़्यादा होता है, लेकिन ऑफ पीरियड में या फिर रेसेस में, और यहाँ से लाइब्रेरी से हमें घर पे भी लेके जा सकते थे, चाहे वो लिटरेचर की बुक्स हो या कोई भी साइंस या हिस्ट्री वगैरह की बुक्स, हमें घर पे भी लेके जाने दिया जाता था। यहाँ पे ऑफ पीरियड में हमको, या फिर कभी उर्दू के सर या इंग्लिश के सर हमें लेके जाते थे लाइब्रेरी में कि लिटरेचर की पढ़ो, उससे आपकी ज़बान अच्छी होगी, और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा हमारे जावेद सर का आपके लिए, जिन्होंने वक्तन तो फक्तन रहबरी किए, और कोई भी अगर किताब की ज़रूरत होती तो वो किताब पढ़ने लिखने के लिए वो देते थे। जी। अच्छा, एक आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन बच्चों के लिए इस स्कूल के ताल्लुक से? अब ये स्कूल बहुत अच्छी है, हम जानते हैं कि हिस्ट्री स्कूल की बहुत अच्छी है, हमारे स्टाफ अच्छा है, स्टाफ एक्सपीरियंस है। उसके बाद दूसरे स्कूल जो बाहर जाने से अच्छा हमारे गांव में है, जिससे हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, खर्चा बचता है, और ये गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी वजह से हमें फीस वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता। उसके बाद बुक्स का भी कॉस्ट नहीं होता, और हमारे टीचर्स खासकर बहुत सपोर्टिव है, किसी भी मामले में हो वो, और किसी भी चीज़ से के लिए हमें सपोर्ट करते हैं।
जी जी। यहाँ का स्कूल का सब कुछ अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है, तो माहौल भी अच्छा है सब, तो आप लोग जरूर आइएगा। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है एसएस हाई स्कूल जूनियर कॉलेज मोरबा के एक बेहतरीन और एक एक्टिव तालिब इल्म राज ओहल। तो आइए अब हम जानते हैं इनके बारे में और इनकी क्या राय है इनके स्कूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, माझे नाव राज संदेश ओव्हाळ। मी इयत्ता 5वी पासून ते इयत्ता 10वी पर्यंत एसएस हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज मोरबा तालुका माणगाव जिल्हा रायगड येथे शिक्षण घेतलं व यंदा झालेल्या मार्च 2023 एक्झामिनेशन मध्ये एसएससी मध्ये मी 87.20% प्राप्त करून आमच्या शाळेतून मराठी माध्यमातून द्वितीय स्थान प्राप्त। बरेच काही माझ्या शिक्षकांकडून म्हणजे फक्त मराठी माध्यमातून नाही तर जेवढे उर्दू माध्यमाचे शिक्षक आहेत त्यांच्याकडून बरेचसे शिकायला मिळालं, बरेचसं मार्गदर्शन मिळालं। माझे काही विषयांमध्ये मी कच्चा होतो, उदाहरणार्थ विज्ञान विषय जो आहे तो माझा थोडासा कच्चा होता, त्या विषयाला मला थोडासा जड वाटायचा, पण त्या विषयांवर सुद्धा या शिक्षकांनी जास्त जोर दिला आणि त्या विषयांमध्ये सुद्धा मी चांगला स्कोर करू शकलो। तर त्याच्यात माझ्या शिक्षकांची मुख्य भूमिका आहे। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर हा जो माझं यश आहे त्याच्यात माझ्यापेक्षा जास्त वाटा आहे शिक्षकांचा आहे असं मी मानतो। कधी तुम्हाला शिक्षणामध्ये अडचणी येत असले अशा वेळी कशी मार्गदर्शन आपल्या शिक्षकांनी केली त्यावर थोडक्यात सांगा। तर मार्गदर्शनाचं सांगायचं तर अडचण तसं नेहमीच येतात, पण मार्गदर्शनासाठी काही ठिकाणी स्वतःच्या वेळात वेळ काढून आमच्यासाठी एक्स्ट्रा वेळ दिला, जास्त वेळ आमच्यासाठी दिला, स्वतःचं काम जे आहे ते थोडं बाजूला ठेवलं आणि आम्हाला शिक्षणाला प्राधान्य दिलं, आमच्या शिकवणीकडे जास्त लक्ष दिलं। जसं मी मागाशी म्हणालो की विज्ञान विषय आमचा कच्चा होता, त्यासाठी आमचे विज्ञान विषयाचे शिक्षक आहेत पठाण सर, त्यांनी लक्ष दिलं। आमचे जे वडेकर सर आहेत, चितळे सर आहेत, त्यांनी लक्ष दिलं आणि आमचे वर्ग शिक्षक होते मुख्यतः नवगणे सर, त्यांचं एक वेळोवेळी अमूल्य मार्गदर्शन आम्हाला मिळत राहील। तुम्ही या शाळेमध्ये कुठल्या वर्गातला प्रवेश घेतला होता? मी इयत्ता 5वी पासून या शाळेमध्ये होतो आणि 5वी पासून ते 10वी पर्यंत सन 2017-18 ते 22-23च्या दरम्यान म्हणजे 6 वर्षाचा एक भला मोठा कालावधी मी या शाळेमध्ये होतो आणि एक काय म्हणतात की एक वेगळंच नातं झालं होतं या शाळेसोबत। येणारे आपले जे नवीन विद्यार्थी आहेत जे शिकत आहेत प्रायमरीमध्ये त्यांच्यासाठी आपल्या या शाळेबद्दल काय तुम्ही मेसेज देणार? तसं सांगायचं झालं तर प्रत्येक मुलाला काही मुलांची मनस्थिती अशी असते की त्यांना शाळा ही कैद वाटते, तर त्या मुलांना मला सांगावंसं वाटतंय की ही जी ती कैद नाहीये, हे खूप मोठी म्हणजे काय म्हणतात की ज्यावेळी आम्ही आज या शाळेपासून दूर गेलो तेव्हा आम्हाला जाणवते की ही कैद नाही, हा स्वर्ग होता। सोन्यासारखे शिक्षक होते, मित्र होते, पण आता त्या सर्वांपासून लांब जाताना असं वाटतंय की काहीतरी म्हणजे या आयुष्यातला एक बरा मोठा कालावधी इथे घालवलेला आहे। तर आता दुःख होतंय, पण जे नवीन विद्यार्थी त्यांना फक्त एवढं सांगेन की शिक्षक जे आहे ते आपल्यासाठीच मेहनत घेत असतात, त्यांचा राग धरू नका किंवा रुसवा धरू नका, ते स्वतःच्या वेळात वेळ काढून आपल्यासाठी वेळ करत आहेत। आपल्याला आता त्यांचं थोडंसं राग येईल, पण नंतर आपल्या जेव्हा जाणीव होते तेव्हा वाटतं की नाही, त्या शिक्षकांनी आपल्यासाठी जे मेहनत केलेली आहे त्याचं चीज करणं किंवा त्या याच्यावर कुठेतरी खरं उतरणं ही आपली जबाबदारी। एसएस हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज मोरबा ही एक डिजिटल शाळा आहे, तर अशा प्रमाणे आपल्या शाळेत कशा पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन केलं गेलं आहे? तसं सांगायचं झालं तर आम्हाला सुरुवातीपासूनच जे लॅपटॉप आहे त्याच्या माध्यमातून जे गायकवाड सर आहेत, मनीषा मॅडम आहेत, ते आम्हाला लॅपटॉपच्या माध्यमातून शिक्षण देत होते 5वी ते 7वीच्या आहे। त्यानंतर जेव्हा आलो त्यावेळी आमच्या जो इयत्ता 10वीचा वर्ग आहे तिथे प्रोजेक्टरची सुविधा आहे, तर त्याच्या माध्यमातून आम्हाला बरेचसे कॉन्सेप्ट शिकवण्यात आले आणि त्याचप्रमाणे आमच्या शाळेच्या प्रयोगशाळेमध्ये आपण इथं पाहतो की जी डिजिटल टीव्ही आहे, रेडमीचा जो स्मार्ट टीव्ही आहे त्याची सुद्धा सुविधा आहे, तर त्याच्या मार्फत सुद्धा विज्ञानचे काही कॉन्सेप्ट, गणिताचे काही कॉन्सेप्ट जे आहेत ते आम्हाला बऱ्याचशा रित्या समजावण्यात आले आणि याचा सुद्धा आमच्या शिक्षणामध्ये फार मोठा वाटा आहे, किंवा आमच्या यशामध्ये यांची फार मोठी भूमिका आहे। कारण की या जे डिजिटल शिक्षण आहे त्याद्वारे जे शिक्षण आहे किंवा जे काही कठीण सब्जेक्ट्स आहेत ते बऱ्याचशा प्रमाणात सोपे झालेले दिसून येतात। तो इस एडमिशन के बाद आपका यहाँ पे आने का फायदा हुआ, किस तरह से आप इस बारे में सोचते हैं? सर वैसे देखा जाए तो फायदा तो बहुत हुआ, क्योंकि जो मतलब जो 1st से लेकर 4th तक जो था, मैं पहले जो था प्री प्राइमरी स्कूल में था, तो वहाँ पर ऐसा लगता था कि दुनिया इतनी ही है, ऐसा लगता था बस क्या 10 बजे आना है 5 बजे घर जाना है, इतनी दुनिया है। लेकिन जब यहाँ पर आया जो नॉलेज की जो बाउंड्रीज थी वो खुल गई जी, नॉलेज की बाउंड्रीज थी वो खुल गई और तब पता चला कि नहीं दुनिया ऐसी भी है, इस चीज को ऐसे एंगल से भी देखा जा सकता है। अगर प्री प्राइमरी स्कूल में जो चीज ऐसी है वो ऐसी ही है, इसे एक्सेप्ट करने की आदत लग गई थी, लेकिन जब यहाँ आया तब बहुत से सवाल मन में आने लगे। जैसे जैसे बड़ा होता गया यहाँ पर आया देखा तो मतलब ऐसा लगा कि यार नॉलेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। टीचर्स को देखता, अपने फ्रेंड्स को देखता तो ऐसा लगता है नॉलेज की तो यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है।
हर दिन हर रोज कुछ सीखने से, और सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, बहुत सी ऐसी बात है जैसे स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पीच कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन, एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल डेज, ऐसे मतलब जो एक्टिविटीज थी वहां पर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो मेरा कैरेक्टर है, हम कहते हैं कि बात करने का जो शौर होता है, वो भी मेरा बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ यहाँ पर आने के बाद। तो ऐसी सब बात है, मतलब यहाँ पर आने के बाद मेरा मतलब अगर देखिए तो किताबी तरीके से भी फायदा हुआ है, और जो मेरा कैरेक्टर डेवलप होता है उसमें भी बहुत बड़ा रोल जो है वो स्कूल का। तो हमारे स्कूल में जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हर मजहब के लोग, हर मजहब के बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। कोई भी मजहब हो, उनको एक ही नज़र से देखा जाता है और रहबरी उनको की जाती है, गाइडेंस किया जाता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपको ऐसी कोई तकलीफ यहाँ पे पेश आई क्या? बिल्कुल नहीं जी, मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि ये जो मजहब है या फिर धर्म है वो सब क्या है, जब यहाँ पर आए पढ़ते ऐसा लगता है कि क्या है, वो भी समान है और मैं भी समान हूँ, हम दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, बस ज्यादातर फर्क होगा वो लैंग्वेज का, जो भाषा है उनकी फर्क है। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स थे या फिर टीचर्स थे, कभी भी मतलब जो मजहब की दरार होती है वो उन्होंने आने नहीं दी कि अच्छा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बौद्ध है, बिल्कुल नहीं। सब बच्चे समान है और सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। तो मैं सबको बताना चाहूंगा कि मेरा यहाँ पर 6 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मेरे एजुकेशन में या फिर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में किसी मजहब, किसी लैंग्वेज या फिर किसी मीडियम की बाउंड्री आई। हर बात में निष्पक्ष न्याय हुआ। मैंने बहुत से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया जहाँ पर मैंने अच्छे से टैलेंट दिखाया। तब मुझे इस से जज नहीं किया गया कि मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे जज किया गया मेरे टैलेंट से, और मुझे उस पर क्या मतलब बहुत नाज है कि मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पर इतने अलग अलग मजहब के बच्चे पढ़कर भी सब में एकता है, यूनिटी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा।